Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework. Sale of Goods Act is what we are discussing currently, friends. So let us have today's question on the screen. Friends, today we are going to discuss a very easy topic and a very practical topic which may be helpful for you to make sale through auction. Write a short note on auction sales. So ऑक्शन सेल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्शन सेल है क्या। One of the methods of selling the goods is to sell them by auction. एक तरीका है माल बेचने का, ऑक्शन करके आप माल को बेच सकते हैं। ऑक्शन सेल मीन्स अ पब्लिक सेल, यानी ये जाहिर जनता के सामने इसका सेलिंग किया जाता है। पब्लिक जमा होती है, इकट्ठा होती है एक जगह पे और वहां पे इसकी सेलिंग की जाती है। इट इज अ पब्लिक सेल वेयर intending buyers gather at one place and offer the price at which they are ready to buy the goods. एक पब्लिक सेलिंग किया जाता है, एक जगह तय की जाती है और जहाँ पे सारे बायर्स इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे वो अपनी ऑफर रखते हैं प्राइस की कि भाई मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ और मेरी ऑफर प्राइस ये है। इस तरीके से दे आर शोइंग देयर रेडीनेस टू परचेज द गुड्स। ये एक प्रोसेस हो गया, एक मेथड हो गया सेल का। द ऑफर ऑफ द प्राइस इज नोन एज बिड। जो भी आप ऑफर रख रहे हैं उसे कहते हैं बिड, यानी बोली। बोली लगाई जा रही है, एक तरीके से आप बोली लगा रहे हैं कि भाई मान लीजिए 40,000 से बोली लगाई गई है, तो आप कह रहे हैं 45 लाख, मिस्टर एक्स कह रहा है 45,000, सॉरी 40,000 से अगर कोई प्राइस स्टार्ट हो रही है किसी प्रोडक्ट की और आपने बिड किया है यानी बोली लगाई है 45,000, तो 45,000 आपकी ऑफर हो गई, ऑफर ऑफ प्राइस। द पर्सन मेकिंग द बिड इज नोन एज द बिडर। और मिस्टर एक्स ने जो बिडिंग की है, जो बोली लगाई है सर, वो बिडर हो गया, उसको टेक्निकली बिडर कहेंगे, बोली लगाने वाला। द ओनर ऑफ द गुड्स मे हिमसेल्फ सेल देम बाय ऑक्शन और अपॉइंट्स एन ऑक्शनर टू सेल द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। जिसकी चीज है वो खुद ऑक्शन सेल कर सकता है अपने आप, या हो सकता है उसके लिए एक एजेंट की अपॉइंटमेंट की जाए, जिसे हम कहते हैं टेक्निकली ऑक्शनर। जो हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ एजेंट में भी, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ऑक्शनर का अपॉइंटमेंट किया जाता है दैट ही विल सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। सेलर की ऑप्शन अगेंस्ट यानी बिहाफ में वो सेल करेगा ऑक्शनर। फ्री में नहीं करेगा, अपना कमीशन लेगा उसमें से। ऑक्शनर को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इजीली पता होते हैं, तो वी कैन कॉन्टेक्ट सच ऑक्शनर्स फॉर सेलिंग अवर गुड्स थ्रू ऑक्शन सेल। The relationship between the owner of the goods and the auctioneer is that of the principal and the agent। हमने अभी बात की, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा है। ओनर को हम क्या मानेंगे? जो सेलर होगा, ओनर ऑफ द गुड्स होगा, वो प्रिंसिपल माना जाएगा। ऑक्शनर को क्या मानेंगे यहाँ पे सर? एजेंट माना जाएगा। ही विल सेल गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल। इन एन ऑक्शन एज अ रूल द गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे मिलेगी उस चीज की ओनरशिप और पोजीशन। माल उसको बेचा जाएगा। द गुड्स विल बी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं गहराई में कॉन्सेप्ट को। ऑक्शन सेल एग्जैक्टली है क्या? When goods are to be sold by auction, the auctioneer gives wide publicity regarding the time, date and place of the sale. The bidders are also given an opportunity to inspect the goods. जब ऑक्शन सेल किया जाता है सर, इसकी पब्लिसिटी करना जरूरी है। पब्लिसिटी करने की जिम्मेदारी ऑक्शनर की है। जो भी माल बेचने वाला बनता है, एजेंट हो या प्रिंसिपल हो, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो उसकी पब्लिसिटी करे, टाइम, डेट, प्लेस, ये सारे इंफॉर्मेशन पब्लिश करे। द बिडर्स आर ऑल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी। जो बिडर है, जो बोली लगा रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए गुड्स को एग्जामिन करने का, उनका इंस्पेक्शन करने का। उनको ये मौका जरूर मिलना चाहिए। जो चीज़ वो परचेज करना चाहते हैं एक्चुअली एक बार देखते हैं क्या है, कैसी है, कौन सी चीज़ है। इन एडवर्टाइजमेंट टू सेल गुड्स बाय ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर टू सेल। ये खास ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल गुड्स बाय ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर टू सेल। अगर ऑक्शन सेल की एडवर्टाइजमेंट आ रही है कोई चीज बेचने की, तो वो ऑफर टू सेल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बट इट इज सिंपली एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू मेक ऑफर। जब ऑक्शन सेल की बात की जा रही है तो ये कोई ऑफर नहीं है, ऑफर टू सेल नहीं है। बट एक तरीके से आप पब्लिक को इन्वाइट किया जा रहा है कि आप ऑफर करिए। हमने हमारी एक तरीके से प्राइस फिक्स की हुई, मान लीजिए 40,000 से आपको बोली लगाने को बोला है, तो 40,000 से आपने अब इस एडवर्टाइजमेंट पे, यानी ये जो टैग प्राइस रखी गई है उसके आगे आपने बोली लगानी। तो आप एक तरीके से ऑफर रखेंगे। जब आप वहाँ आएंगे, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ आएंगे और इसमें पार्टिसिपेट करके आप अपना प्राइस रखेंगे, ऑफर प्राइस रखेंगे, बोली लगाएंगे, बिडिंग करेंगे। द ऑक्शनर इज नॉट बाउंड टू सेल द गुड्स ऑन द टाइम, डेट एंड प्लेस अनाउंस्ड अर्ली।
he can cancel or postpone the sales. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऑक्शनर सेल्स करना चाहता है लेकिन कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आ जाए जिसकी वजह से वो हो सकता है कि भाई उसे कैंसिल करना पड़ जाए ऑक्शन से। जो समय स्थल और तारीख के हिसाब से उसको जो चीज़ बेचनी चाहिए थी उस दिन शायद कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। ये जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट है, ये ऑफर टू सेल नहीं है, एक इनविटेशन है और हो सकता है इनविटेशन कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए हम उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, यानी कि हम उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। ऐसी सिचुएशन टेक्निकली ये कहने की कोशिश कर रहा है, ही कैन कैंसल एंड और पोस्टपोन द सेल, वो चाहे तो ऐसा कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है ऑक्शनर के पास या सेलर के पास। And the intending buyers have no right to sue the auctioneer since it was only an invitation and not an offer to the public. सो यहाँ पे अगर बाई चांस ऑक्शनर जो सेल करना चाहे, ऑक्शन सेल करना चाह रहा है, अगर वो कैंसिल हो जाए इवेंट, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उसके ऊपर हम केस नहीं कर सकते, लीगल एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? रीजन क्या है सर? ये एक तरीके से सिर्फ न्योता है, निमंत्रण है, और ये हो सकता है निमंत्रण कैंसिल हो जाए, उसके लिए हम उसके ऊपर लीगल एक्शन टेक्निकली नहीं ले सकते। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आएंगे, ऑक्शन सेल के रूल्स क्या है, ऑक्शन सेल के वो समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 64 के हिसाब से इसके वेरियस रूल्स है, वो थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन आपको दोस्तों याद है तो ही लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। When the goods are put up for sale in lots, each lot in prima facie deemed to be subject of a separate contract of sale. अब यहाँ पे लॉट वाइज सेलिंग अगर करने की बात की जा रही है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ऐसे, तो ईच लॉट, अब लॉट में सेलिंग हो रहा हो, बल्क में सेलिंग हो रहा है, तो जितने भी लॉट है, मान लीजिए ऐसे 100 लॉट्स है, तो जितने भी लॉट्स, ईच लॉट इज अ प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी सब्जेक्ट टू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक ही व्यक्ति कोई 100 चीजें बेच रहा है तो 100 एक साथ में बेच देगा, नहीं। 100 को वो सिंगल सिंगल करके बेच सकता है, 100 चीजों को पांच पांच का बल्क बना के बेच सकता है, तो डिपेंड करता है सेलर पे कैसे बेचना है। लेकिन हर एक जो भी लॉट वो रख रहा है, मान लीजिए 5 का लॉट हो या सिंगल लॉट हो, या अ, हो सकता है एक साथ में 50-50 का लॉट हो, डिपेंड्स, जो भी क्वांटिटी डिसाइड की गई हो, सेलर ने जो डिसीजन लिया हो अपने तरीके से उसे बेचना है, उसका माल है, ही इज हैविंग ओनरशिप, ही इज हैविंग पोजीशन ऑन द गुड्स, he can decide how to sell his own products. हर एक लॉट को एक तरीके से क्या देखा जाएगा सर, कि हर एक लॉट जो ऑक्शन सेल के थ्रू बेचा जा रहा है सर, इट्स अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, उसको एक तरीके से हर लॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे, मिक्स नहीं कर देना। दूसरा रूल देखते हैं, द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर्स अनाउंस इट कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ द हैमर और इन अदर customary manner, for example by saying 1 2 and 3 or by shouting going going gone etc. तो पता कैसे चलेगा कि ऑक्शन सेल कंप्लीट हो गया? तो आप तो जानते हैं बोली लगाई जाती है, हाईएस्ट बिडर को चीज बेची जाती है, लेकिन हाईएस्ट बिडर को भी कैसे पता चलेगा कि वो चीज उसकी हो गई है? तो फॉल ऑफ हैमर का उपयोग नॉर्मली किया जाता है। जैसे आपने मान लीजिए बोली लगानी स्टार्ट की हो 40,000 से, तो 40,000 के बाद 45,000 आया, 50,000 आया, फिर कोई मिस्टर एक्स ने मान लीजिए 60,000 पे ले गए बोली को, तो 60,000 के आगे किसी ने बिड किया ही नहीं, बोली लगाई नहीं, तो 60,000 फाइनल हो गया एक तरीके से। लेकिन फाइनल कैसे होगा? जब 3 बार बोला जाएगा, 60,001, 60,002, 60,003, और हैमर गिर जाएगा। उसके बाद आप बोली नहीं लगा सकते। एक बार हैमर तीन, 1 2 3 काउंट हो गया, हैमर फॉल हो गया, हथौड़ा गिर गया, उसके बाद आप आगे बोली नहीं लगा सकते, वहां ऑप्शन सेल कंप्लीट हो गया, यानी जिसने 60,000 की मिस्टर एक्स ने बोली लगाई वो उसका मालिक बन गया इंसान के लिए। हियर द ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शनर, ऑक्शनर ने ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया 60,000। यहाँ शब्दों का उपयोग किया जा सकता है 1 2 3, अगर कोई कस्टमरी कोर्स है, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स में ऐसा हो सकता है, कहीं पे 1 2 3 नहीं बोला जा रहा हो, कुछ और बोला जा रहा है, तो वहाँ जो ट्रेडिशन चलता हो, तो उस ट्रेडिशन के हिसाब से हो सकता है वो वहाँ पे ऑप्शन सेल को कंप्लीट माना जाएगा, जैसे गोइंग गोइंग गॉन, ऐसे शब्दों का भी उपयोग किया जा सकता है। आगे चलते हैं, तीसरी रूल क्या है देखते हैं, व्हेन द ऑक्शनर अनाउंसेस द कंप्लीशन ऑफ द सेल इज कंप्लीट एंड द प्रॉपर्टी इन गुड्स passes immediately to the buyer.
जैसे ही अनाउंस हैमर फॉल हो जाता है मान लीजिए, तो ऑक्शनर अनाउंस भी करता है कि भाई ये चीज बिक चुकी है और उसके मालिक मिस्टर एक्स जो भी है, मिस्टर एक्स है, और ये अब चीज इनकी हुई, द ओनरशिप पासेस इमीडिएटली टू द बायर। तुरंत ओनरशिप मिल जाएगी बायर को। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। सिंस ऑफर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द पब्लिक बिफोर द सेल इज कंप्लीटेड, द bidders have a right to withdraw their bid. Until the announcement of the completion of the sale is made, any bidder may withdraw his bid. अब यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, जो बिडर होते हैं, जो बोली लगाने वाली व्यक्ति है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो अपनी ये ऑफर को विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। कब तक विड्रॉ करने का मौका होगा उसके पास? जब तक वो हैमर फॉल ना हो जाए 1 2 3 करके। अगर एक बार हैमर फॉल हो गया तो फिर वो चीज़ आपको बेच दी गई है, तो आप अपनी ऑफर को विड्रॉ करना चाहें तो आपके पास वक्त है सिर्फ फॉल ऑफ हैमर तक का। फॉल ऑफ हैमर हो गया तो आपका ये अधिकार चला जाए, लेकिन तब तक आपके पास ये अधिकार है, एज अ बायर, एज अ बिडर, यू हैव अ राइट टू विड्रॉ योर बिड बिफोर द फॉल ऑफ हैमर। कंप्लीशन ऑफ सेल का अनाउंसमेंट हो जाए उससे पहले आप अपनी जो बोली है आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपकी जो ऑफर प्राइस हो आप विड्रॉ कर सकते हैं। पांचवा रूल देखते हैं, फिफ्थ रूल। A right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller, and where such right is expressly reserved, the seller or any one person on his behalf may bid at the auction. कभी कभी ऐसा होता है कि सेलर अपना ही एक आदमी ऑक्शन सेल में रख सकता है, रखना चाहे तो। एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेलर की जगह पे एक बंदा उसको चाहे तो रख सकता है, कंपलसरी नहीं। एक व्यक्ति को रिजर्व करके रखना चाहे पब्लिक के बीच में तो रख सकता है कि सेलर की बिहाफ पे वो उसका आदमी बोली लगाएगा ऑक्शन सेल में। ये एक रूल है, चाहे तो, कंपलसरी नहीं है, हर एक सेलर नहीं। कोई सेलर रखना चाहे तो रख सकता है, ये अधिकार है उसका। ही हैज अ राइट टू पुट अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। दिस राइट इज गिवन टू द सेलर सो दैट ही, ये अधिकार उसे क्यों मिलता है, इसका रीजन क्या है? दिस राइट इज गिवन टू द सेलर सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट इन केस द बायर्स एग्री नॉट टू आउटबिड ईच अदर। ये नॉर्मली सेलर अपना रिप्रेजेंटेटिव इसलिए रखता है पब्लिक के बीच में, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, बायर्स जो जितने भी बायर से हो सकता है अंदर अंदर कॉन्स्पिरेसी करे। कोई बोली ना लगाएगा तो क्या करेंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए सेलर का अगर बंदा अंदर होगा तो थोड़ी बहुत बोली तो लगाई जाएगी, थोड़ी प्राइस आगे तो जाएगी, ज्यादा भी नहीं जानी चाहिए ना। सो इसके हिसाब से मूवमेंट, एक प्राइस का मूवमेंट मिले, ये एक रीजन है कि एक तो प्राइस का मूवमेंट मिलेगा सेलर को, थोड़ी सी उसको भी प्राइस मिल जाएगी, और बायर जो है कॉन्स्पिरेसी क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसको रोकने के लिए ये अधिकार दिया गया है। Here it should be noted that the seller can appoint only one person to bid on his behalf. If more than one person is appointed, एक से ज्यादा व्यक्तियों की अगर सेलर ने अपॉइंटमेंट की और बीच में रख दिया बोली लगाने के लिए, then it amounts to fraud, उसे फ्रॉड माना जाएगा। एंड सेल इज voidable at the option of the buyer, और बायर को अगर ये पता चला कि एक से ज्यादा लोग थे इस ऑप्शन सेल के अंदर बायर की तरफ से, तो सेलर की तरफ से, तो सर वो बायर जो है उसको अधिकार मिलता है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, पूरे ऑप्शन सेल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इस तरीके से कैंसिल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6। where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself at such sale, or to employ any such person on behalf, or for the auctioneer knowingly to accept the bid from such person. Any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer. आप जो भी सेलिंग कर रहे हो आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं किया, एक तरीके से यूँ समझ लीजिए, नोटिफाइड नहीं किया है। द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू द राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। एक ऑक्शन सेल के लिए आपने सब सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन आपकी जगह पे जो बोली लगाने वाली व्यक्ति है वो आपने रजिस्टर नहीं करवाई। उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है कि सेलर की बिहाफ पे मिस्टर वाई नाम का व्यक्ति बोली लगाने के लिए पार्टिसिपेट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ हिम। अगर ये आपने नोटिफाई नहीं करवाया है तो वो गलत हो जाएगा। और नोटिफाई किए बिना अगर कोई बंदा, सेलर का बंदा, जाके बिडिंग करता है ऑक्शन सेल के अंदर,
बोली लगाने के लिए आ जाता है, तो सर एक तरीके से बायर इसे क्या ट्रीट कर सकता है, फ्रॉड फ्रॉड एक्टिविटी मान सकता है बायर, बायर को ये अधिकार मिलता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रूल है कि बिना परमिशन के सेलर का बंदा ऑक्शन सेल में बिडिंग नहीं कर सकता है, उसके लिए भी सेलर ने परमिशन लेना जरूरी है, नहीं तो बायर उसे फ्रॉड एक्टिविटी मान सकता है। सेवंथ पॉइंट देखते हैं। इट इज क्वाइट यूजुअल फॉर द ऑक्शनर टू अनाउंस अ रिजर्व प्राइस, इट इज द प्राइस बिलो विच द ऑक्शनर विल नॉट से। एक रिजर्व प्राइस फिक्स की जाती है, ऑक्शनर फिक्स करते हैं कि ये रिजर्व प्राइस है। नॉर्मली एक एक प्राइस होती है, मान लीजिए कोई चीज बेचनी है और उसकी रिजर्व प्राइस मान लीजिए फिक्स की गई 60,000, 60,000 रुपए, और बोली लगाने के लिए शुरू किया जाए, मान लीजिए 40,000 से बोली लगाने के लिए बोला गया, ऑक्शनर कहता है चले 40,000 से बोली लगाई, तो 40,000 से बोली लगाते लगाते मान लीजिए 55,000 तक, तो वो सेल नहीं हो पाएगा। क्यों? रिजर्व प्राइस से कम है। रिजर्व प्राइस 60,000 कम से कम आना चाहिए ऑक्शन सेल के अंदर, उससे ज्यादा हो तो चलेगा, उससे कम होगा तो वो चीज को बेचा नहीं जाएगा। इट इज द प्राइस बिलो विच द ऑक्शनर विल नॉट सेल। रिजर्व प्राइस से अगर कम आ रहा है ऑक्शन सेल में प्राइस, तो उसे बेचा नहीं जाएगा। Such a reserve price is fixed by the seller to protect himself from selling the goods at a very low price. उससे कम में वो बेचेगा तो हो सकता है उसे नुकसान हो, इसलिए वो उस लो प्राइस में बेचने से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। Thus, if the highest bid is below the reserve price, the auctioneer by mistake accept the bid which is below the reserve price, he can refuse to deliver the goods. मान लीजिए ऑक्शनर के ध्यान में ना रहा हो और 60,000 की जगह 55,000 में कोई चीज बेच दी गई हो, 55,000 में, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो सेलिंग ऑक्शन सेल वैलिड नहीं। भले बाय मिस्टेक ऑक्शनर ने उसका ये जो बिड है, बिड प्राइस है, वो एक्सेप्ट कर लिया और फिर भी उसको वैलिड नहीं माना जाएगा दोस्तों। सो इस केस में वो चाहे तो गुड्स की डिलीवरी को रिफ्यूज कर सकता है, ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। भले एक्सेप्टेंस किया हो फिर भी वो कैंसिल कर सकता है, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये सेक्शन 64 सब सेक्शन 5 के हिसाब से चर्चा हुई दोस्तों। पॉइंट नंबर 8 आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। इफ द सेलर मेक्स यूज टू प्रिटेंड bidding to raise the price, the sale is voidable at the auction। सेक्शन 64 सब सेक्शन 6 ये कह रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेलर मेक्स यूज टू प्रिटेंडेड बिडिंग टू राइज द प्राइस। कोशिश की जाती है कि एक फेक तरीके से बिडिंग करके, फेक बिडिंग करके प्राइस को बढ़ाया जाए। जानबूझ के अगर बोली को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है तो सही नहीं। द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। बायर को अगर पता चलता है कि यहाँ पे कुछ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई सेलर की तरफ से और एक फेक बिडिंग शुरू की गई थी, जिसकी वजह से उससे वो चीज बहुत महंगी पड़ गई, तो वो उस सेल को चाहे तो कैंसिल करवा सकता है, ऑप्शन सेल को बायर चाहे तो कैंसिल करवा सकता है। कभी कभी बोली ज्यादा लगवाई जाती है इस तरीके से जानबूझ के, जिससे हो सकता है बाहर को महंगा पड़ जाए। जो चीज मान लीजिए 50,000 की थी, हो सकता है उसने 2 या 2.5 लाख में खरीद ली हो, तो उसको तो 4-5 गुना ज्यादा प्राइस पे करना पड़ गया हो सकता हो इस तरीके से फंस गया हो बोली लगाने में। तो वो नहीं होना चाहिए, इस तरीके से भी बिडिंग नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सेल नहीं होना चाहिए। तो इतना आप अगर लिखेंगे एग्जाम में दोस्तों